हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली यहाँ पे जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में यहाँ पे एक समिट हुआ है जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी। ये समिट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ है और ये समिट अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि शी जिनपिंग पिछले 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो वहाँ पे यूएसए में गए थे और यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट से मिले थे। तो अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जब ये समिट पूरा हो गया था, तो इसके बाद जब जो बाइडेन का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उस टाइम पे मीडिया ने इनसे पूछा कि क्या वो अभी भी शी जिनपिंग को एज़ अ डिक्टेटर देखते हैं? तो इसका इनका इनका आंसर था कि येस, वो अभी भी देखते हैं और उनका सिंपल सा रीज़न ये था कि क्योंकि वहाँ पे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है यहाँ पे यूएसए से। तो इन्होंने सिंपल उन्होंने यही बोल दिया, यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देख सकते हो कि बाइडेन कॉल्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अ डिक्टेटर। तो इनका रीज़न यहाँ पे ये था और जब इन्होंने ये रीज़न दिया, तो यहाँ पे जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी है एंथनी ब्लिंकेन, तो उनके जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो गया है। क्योंकि जैसे उन्होंने वहाँ पे डिक्टेटर बोला, यहाँ पे इनका आप ऐसा समझ सकते हो ये उस स्टेटमेंट से ज़्यादा खुश नहीं थे। क्योंकि ये अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे कि चाइना और यूएसए के रिलेशन इम्प्रूव हो सके। और यहाँ पे ये सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि कोई एक टीचर है जिसने पूरा स्किट एक परफॉर्म करने के लिए दिया था और उसमें हर एक बच्चे ने अच्छा किया सिवाय एक बच्चे के जिसने पूरा मैसअप कर दिया उस स्किट को। और इस केस में वो है जो बाइडेन। और इसके डिस्कशन पे ना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद भले यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ उस समिट में, पर इस स्टेटमेंट के बाद बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस समिट के रिजल्ट पे भी। क्योंकि एट द एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये समिट शुरू हुआ था और अभी जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो इस दोनों के टाइम पे ही बहुत सारे अमेरिकन्स ने यहाँ पे मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे और जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे थे। तो क्योंकि उनको पता था कि ये समिट एक सिर्फ दिखावे का समिट हो रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और वो इस स्टेटमेंट ने भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद चाइना का क्या रिएक्शन आया, साथ ही साथ कि यहाँ पे इस समिट में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई है और मीडिया ने यहाँ पे क्या कहा है इस समिट को लेके, या फिर आप बोल सकते हो क्या स्पेकुलेट किया है। तो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कौन सी यूरोपियन कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपना गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव जो होता है, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे 2024 से। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया, यूएई, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। तो इसको गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव हम अच्छे से आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका आंसर सही होगा तो जो भी जिसने भी पहले कमेंट किया होगा मैं उसको लाइक दे दूँगा ताकि बाकियों को पता चल सके। वरना वीडियो के एंड में हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और ये भी जान लेंगे गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव है क्या। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी यहाँ मीडिया क्या स्पेकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे मीडिया आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिकल है द नेशनल इंटरेस्ट का। तो इन्होंने यही बोला है कि ये जो समिट हुआ है बेसिकली इसीलिए हुआ है ताकि ये अवॉइड कर सके वर्ल्ड वॉर 3 को। क्योंकि जैसा आपको पता है कि चाइना भी ताइवान पे अटैक करने ही वाला है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कब करेगा, यहाँ पे ये करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है कि वो कब करेगा अटैक। तो इसी केस में यहाँ पे चाइना अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है कि वो सारे सिस्टम अपना रेडी कर सके। जिस भी चीज़ में वो यूएसए पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें अब वो धीरे-धीरे यहाँ पे टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल पे जा रहा है। जैसे आपको पता होगा यूएसए का एक सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह या सेटलमेंट्स कर सकते हो। तो उस केस में भी यहाँ पे चाइना अपना पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ले आया है जिसका नाम है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, सीआईपीएस। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा लेवल पे सिस्टम है, ये अभी बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो भी कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इनको ऑलरेडी 1478 पार्टिसिपेंट्स अभी मिल चुके हैं सितंबर 2023 तक। और सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कंपनीज़ है सब है यहाँ पे, चाहे वो यूरोप से हो, अफ्रीका से हो, एशिया से हो, नॉर्थ अमेरिका से हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चाइना अपनी तरफ से सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है जिस पे भी वो डिपेंडेंट था यूएसए पे, जिसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वो धीरे धीरे उसको रिमूव कर रहा है और अपने जो उनकी मेक इन चाइना वाली पॉलिसी है उसको वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसी की वजह से हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि जो अभी जितने भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं चाइना की तरफ से भी, तो इसलिए यहाँ पे ये मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था इसको अवॉइड करने के लिए ये मीटिंग हुई है। और अगर हम यहाँ पे बात करते तो आप ऐसा मत समझना कि अभी प्रेजेंट टाइम में कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चाइना की, तो चाइना बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूएसए पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि उसको ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ डॉलर्स में करना पड़ता है। और वहीं पे दूसरी तरफ यूएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएसए अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटीज़ में चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उनकी बहुत सारी कंपनीज चाइना में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल के रखी हैं। तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर दूसरा, यूएसए के इन्होंने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं चाइना ने, अराउंड $1 ट्रिलियन के।
तो अगर चाइना को कभी लगता है कि उनके ऊपर खतरा है, तो अगर वो 1 ट्रिलियन बॉन्ड्स निकाल लेते हैं, तो जो उनकी सेंट्रल बैंक्स है अमेरिका की, वो कभी भी, आप ऐसा समझ सकते हो, लोन नहीं दे पाएँगी स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप्स फेल करना शुरू कर जाएँगे, क्योंकि यूएसए में ही सबसे अच्छा स्टार्टअप कल्चर है और स्टार्टअप वहाँ पे हमेशा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको ईज़िली लोन मिल जाता है। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पर जो अभी सिचुएशंस चल रही है, उससे यही लग रहा है आगे जाके जो वॉर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसमें दोनों कंट्रीज़ का यहाँ पे नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे यूएसए को हो सकता है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चाइना के रिस्पॉन्स की, तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो, जो इन्होंने बाइडेन ने अभी शी जिनपिंग को यहाँ पे डिक्टेटर बोला है। तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने बोला है कि यूएसए चाइना को प्रोवोक कर रहा है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे जितने थोड़े बहुत रिलेशन बचे इनके यूएस के साथ, वो भी खराब हो जाए। और जो यहाँ पे समिट हुआ है इसके बाद सीधा यहाँ पे डिक्टेटर बोल देना, यहाँ पे चाइना का यही कहना है कि ये एकदम ही खराब था, एक्सट्रीमली रॉन्ग था। तो इस केस में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो इनके रिलेशन है, इनके आपस में जो कंट्रीज़ के रिलेशन है, वो कितना ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और जो भी इसमें यहाँ पे डिस्कस हुआ था इस मीटिंग में, वो अब यहाँ पे मीडिया वो सब डिस्कस नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात पे अब डिस्कशन हो रहा है, आप बोल सकते हो फ़ोकस हो रहा है। जो यहाँ पे बाइडेन ने शी जिनपिंग को डिक्टेटर बोल दिया, वो भी ठीक मीटिंग के ख़त्म होते ही। तो नाउ आपके यहाँ पे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ पे शी जिनपिंग को बाइडेन ने डिक्टेटर बोल दिया। तो जितना मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे चाइना के साथ यहाँ पे यूएस ने डिस्कशन किया होगा ताइवान से रिलेटेड, कि जो यहाँ पे चाइना मिलिट्री एडवांसमेंट दिखा रहा है ताइवान की तरफ, तो इसको रोक दिया जाए। पर यहाँ पे चाइन मुझे नहीं लगता है कि चाइना ने ऐसा कुछ एश्योरेंस दिया होगा यूएसए को कि ऐसा वो कुछ करने वाले हैं, यहाँ पे पीसफुली बात करेंगे या फिर वो एडवांसमेंट यहाँ पे मिलिट्री का रोक देंगे। तो जिसकी वजह से हमें साफ-साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बाइडेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा थे शी जिनपिंग से। नाउ आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि यार शी जिनपिंग को ये पता नहीं था कि जो अभी ये यूएसए जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो उनको ये पता होगा कि ऐसा हो सकता है। पर मेन रीज़न वहाँ पे यूएसए जाने का इनका इसलिए था क्योंकि अभी यूएसए होस्ट कर रहा है एपिक समिट को। एपिक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है ये यूएसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत पुराना ग्रुप है। प्रेजेंट में तो अभी ये लोग फोकस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे, पर क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है, तो इसलिए भी ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला इनका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि जो एपिक ग्रुप की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस की इकोनॉमी में डाल रखे हैं, जिसकी वजह से 2.3 मिलियन अमेरिकन्स को यहाँ पे जॉब मिल रही है। और जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 0.5%, आप ऐसे समझ सकते हो कि हाफ ग्लोबल ट्रेड उसका इसी रीजन्स की जो कंट्री है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में है ये लोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूएसए के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। पर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से, तो उससे थोड़ा सा कम ये इंपॉर्टेंस रखता है यूएसए में। और अगर हम इस ग्रुप के मेंबर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो रशिया भी इस ग्रुप का मेंबर है, इवन दो पुतिन यहाँ पे यूएसए नहीं गया मीटिंग के लिए और यहाँ पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, उसके बाद भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है रशिया इस ग्रुप का मेंबर है। फिर कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, मैक्सिको है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड, चाइना, जापान। ठीक है, तो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज इस पर्टिकुलर ग्रुप के यहाँ पे मेंबर्स हैं। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर क्यों नहीं है। तो बेसिकली इंडिया 1991 से यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि इस ग्रुप का वो मेंबर बन सके, पर चाइना और कुछ और कंट्रीज़ यहाँ पे शुरू से कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पे इंडिया को इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनने देंगे। पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो जो वो कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत सारी कंट्रीज़ अभी यहाँ पे मान चुकी है, पर ये जो यहाँ पे मेन कंट्री है जो वो नहीं मान रही है कि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बने, वो है यहाँ पे चाइना। और जिसकी वजह से हमें अभी तक देखने को मिल रहा है कि इंडिया इस ग्रुप का अभी तक मेंबर नहीं बन पाया, जबकि एशिया में इंडिया भी आता है और एशिया की आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और पूरे वर्ल्ड की तो ऑब्वियसली है ही। ना वापस आते अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी यूरोपियन कंट्री ने गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया था उसको अब वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं 2024 में। तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जनवरी 1 से 2024 के यहाँ पे ख़त्म करने वाली है गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव। तो इसके थ्रू अभी तक इन्वेस्टमेंट करके आप नीदरलैंड में आप रुक सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको अगर लॉन्ग स्टे चाहिए, ठीक है, तो उसमें वीज़ाज़ के लिए बहुत जो इतना बड़ा प्रोसीजर है उसको ये कम कर देता है, आसान बना देता है और आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हो, रह सकते हो, ठीक है, बिजनेस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये लॉन्ग स्टे के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मिले तो उसके लिए गोल्डन वीज़ा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है और सिर्फ नीदरलैंड नहीं कर रहा है ये,
ठीक है? मतलब जिसने शुरू किया था, और भी कंट्रीज़ है जिसके अंडर ये ऑलरेडी चल रहा है, जैसे यूएई के बारे में आपको पता होगा। पर अभी नीदरलैंड में आपको पता होगा, जैसे यूरोप में अभी इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यू रूल्स अभी यहाँ पे निकल रहे हैं, तो उसी की पॉलिसीज़ में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से अभी नीदरलैंड ये बंद करने वाला है। तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।